और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। उसके बाद स्मृति ने अपने बैग से कुछ चीजें निकाली और स्टाफ को दे दी। जब स्टाफ ने उन चीजों को देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो बहुत ही बड़ी और महंगी ब्रांड्स की कुछ लिमिटेड एडिशन वाली चीजें हैं। अब वहां पर मौजूद किसी भी इंसान में फिर से इस बच्चे को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब वो लोग और भी बुरी तरह जानना चाहते थे कि ये छोटी सी लड़की आखिर है कौन। जब श्रेया और नवी वापस आए तो वो लड़की जल्दी से अपनी चेयर से नीचे कूद गई और भागकर श्रेया के पास पहुंच गई। वो बोली, बेबी श्रेया आप वापस आ गई। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तो कैसा लगा तुम्हें? क्या तुम यहाँ पर एंजॉय कर रही हो? स्मृति बोली, हाँ हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पर स्टाफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रेया ने पूछा, क्या सच में? स्मृति बोली, और नहीं तो क्या, लेकिन ये लोग बहुत गरीब हैं। बेबी श्रेया आप इनकी सैलरी बढ़ा दो। श्रेया ने हैरान होकर स्मृति की तरफ देखा और बोली, चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन सब लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि ये लोग गरीब कहाँ से थे। माना कि ये लोग बेहद अमीर नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब इनका अपना स्टूडियो इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा था तो उसके स्टाफ को भी हर महीने काफी बेनिफिट मिल रहे थे। ये लोग इतने भी गरीब नहीं थे, लेकिन ऑफ कोर्स एरिक की फैमिली और स्मृति के लिए ये स्टाफ डेफिनेटली गरीब ही था। श्रेया जल्दी से नवी को अपने साथ बाहर ले गई और चलते हुए वो स्मृति से बोली, कुछ देर में हम लोग फिल्मिंग साइट पर जाने वाले हैं, वहां पर पहुंचने के बाद इधर उधर मत भाग जाना। स्मृति बोली, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब श्रेया उसको वहां से लेकर बाहर चली गई तो स्टाफ ने तुरंत नवी से पूछा, नवी मैम ये बच्ची कौन थी? नवी ने मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखा। उसने जानबूझकर उसकी असली पहचान उनसे छुपा कर रखी थी। अब जाकर उन्हें ये पता चला कि ये लड़की कितनी कमाल की है। नवी ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग एरिक के बारे में जानते हो? स्टाफ ने पूछा, वो कौन है? नवी बोली, एरिक स्टॉक मार्केट का राजा। अब ये मत कहना कि तुम उसके बारे में नहीं जानते, वो हमेशा फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर रहता है। वो स्टाफ बोला, मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ हाँ मैंने सुना है। नवी बोली, ये उसकी छोटी बेटी है, इसकी मॉम एरिक की दूसरी पत्नी है और वो इंडिया से ही है। जादुई किताब की फिल्मिंग लोकेशन आखिरकार उन घने जंगलों से अब बाहर शहर में आ चुकी थी। जब स्मृति फिल्मिंग सेट पर पहुंची तो उसने हैरान होकर अपने आसपास देखा। सब लोग उस छोटी सी लड़की की तरफ देख रहे थे जिसे श्रेया अपने साथ लेकर आई थी। वो लोग बस यही सोच रहे थे कि ये शायद श्रेया की किसी दोस्त की बेटी होगी या फिर ऐसा कुछ, और यहाँ पर बस उसके साथ फिल्म का सेट देखने आई होगी। और तो और वो इतनी सुंदर थी, और तो और वो इतनी सुंदर भी थी, लेकिन किसी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। उस शो का डायरेक्टर श्रेया से बोला, तुम्हारे पार्ट्स की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, कुछ दिनों में ही तुम रैप कर सकती हो। उसके बाद हमें बस कुछ एडिशनल सीन्स करने रह जाएंगे, उसके लिए हम तुम्हें थोड़ा परेशान कर सकते हैं। श्रेया बोली, कोई बात नहीं सर, जब भी आपको मेरी जरूरत हो बस मुझे फोन कर दीजिएगा। इसके बाद मैं ब्रेक पर जा रही हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा कुछ करने को नहीं होगा। उस डायरेक्टर ने मुस्कुराकर श्रेया की तरफ देखा और बोला, ठीक है। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि श्रेया जैसी एक कोऑपरेटिव एक्ट्रेस बहुत मुश्किल से ही मिलती है। उसके बाद उसने बड़े आराम से उस बच्ची के बारे में पूछा। लोग आमतौर पर फिल्म सेट्स पर अपने साथ दूसरे लोगों को ले जाते थे ताकि वो लोग अपने जूनियर्स को भी काम दिला सकें। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के बच्चों को भी घुमाने के लिए ले जाते थे। ये सब बहुत ही आम बातें थी। डायरेक्टर ने श्रेया से बस इसलिए पूछा क्योंकि उसे सच में श्रेया अच्छी लगती थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो डेफिनेटली कभी ये सवाल नहीं पूछता। उस डायरेक्टर ने कहा, उस लड़की की इमेज काफी अच्छी लग रही है, क्यों, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? श्रेया ने देखा कि डायरेक्टर ने गलत समझ लिया था। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ये यहाँ पर एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं आई है, ये मेरे घर पर एक गेस्ट आए हैं, उनकी बेटी है, मैं यहाँ पर इसे फिल्म सेट दिखाने के लिए लाई थी। श्रेया ने मन ही मन सोचा, स्मृति और एक एक्ट्रेस? श्रेया में ये सोचने की हिम्मत भी नहीं थी। वो डायरेक्टर बोला, क्या सच में? मुझे लगा ये भी उन लड़कियों में से एक है जो एक्टिंग करना चाहती है। आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना एक सेलिब्रिटी बनना है। श्रेया बोली, मैंने असल में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। आगे चलकर हो सकता है कि मुझे आपको इस चीज के लिए थोड़ा परेशान करना पड़े, मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो डायरेक्टर बोला, अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ काम करना हमारी खुशनसीबी है। अगर तुम्हें किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। श्रेया मुस्कुरा दी। उस डायरेक्टर से बात कर लेने के बाद वो स्मृति को ढूंढने चली गई। श्रेया को वहाँ पर देखकर बाकी के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने जल्दी से उसे हेलो बोला। वो बोले, हेलो श्रेया मैम, आप आ गए? क्या आप यहाँ पर बैठना चाहेंगी? हम लोग जल्दी से आपके लिए कॉफी या फिर कुछ खाने पीने के लिए ले आते हैं। सब लोग जल्दी से श्रेया के लिए जगह बनाने लगे। वो मुस्कुराकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जो कर रहे थे वो कर लो, मैं यहाँ पर बस देखने आई थी। कल के स्क्रिप्ट ले लेना और डायरेक्टर के साथ कल के मेरे सीन्स डिस्कस कर लेना। आप जाओ और एंजॉय करो, मैं जल्दी ही वापस जा रही हूँ। वो लोग बोले, अच्छा अगर ऐसा है तो हम लोग आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। उन सब लोगों को एक आखिरी बार बाय बोलने के बाद श्रेया जल्दी से स्मृति के साथ वहां से निकल गई। जब वो लोग चलकर बाहर जा रहे थे तब भी लोग श्रेया को बाय बोल रहे थे। स्मृति ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, वाओ बेबी श्रेया, सब लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। श्रेया ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? स्मृति बोली, और नहीं तो क्या, देखो वो लोग जब आपसे बात कर रहे थे तो कितने पोलाइट थे। अभी अभी आप सच में कमाल की लग रही थी, मुझे सच में आप इतनी ज्यादा पसंद हो, मैं बहुत खुश हूँ। अगर उस बच्ची की उम्र को इग्नोर कर भी दिया जाए तो आमतौर पर फैंस ऐसे ही होते हैं। अगर उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो लोग भी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। श्रेया बोली, हमारी इंडस्ट्री में सीनियर जूनियर पर बहुत ध्यान दिया जाता है। वो लोग मुझे इसीलिए इतनी इज्जत देते हैं क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में काफी वक्त हो गया है। स्मृति बोली, अगर ऐसा है तो भी ये लोग आपको इतना पसंद करते हैं क्योंकि आप कमाल की हो और ये लोग आपके जितने पॉपुलर नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये सब कैसे काम करता है। मैं बहुत सारी एंटरटेनमेंट न्यूज पढ़ती हूँ और सब लोग यही लिखते हैं कि आपके जैसे कमाल के सेलिब्रिटीज की प्रोडक्शन क्रू में बहुत इज्जत होती है। बेबी श्रेया, आपको इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है।
ये लोग आपको इसीलिए इतनी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि आप इनसे ज्यादा फेमस हो और क्योंकि आप इनसे ज्यादा बेहतर हो। ओके ओके। श्रेया को यह मानना ही पड़ा कि स्मृति की बातों से उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इतने साल जो उसने मेहनत की थी वो जाया नहीं गई। श्रेया बोली, अच्छा ठीक है, तुम सही कह रही हो। अगर तुम ज्यादा पॉपुलर हो तो इसका मतलब तुम एक हायर लेवल पर हो। वो दोनों साथ में फिल्म सेट से निकल गई और सीधे घर चली गई। श्रेया ने स्मृति को उसके डैड के पास छोड़ दिया। एरिक ने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो कपूर फैमिली के पुराने घर में ही रहने वाला है, इसलिए श्रेया ने स्मृति को कपूर फैमिली के बंगले पर छोड़ दिया और उसके बाद वो कबीर के घर पर आ गई। वो आकर लिविंग रूम में सोफे पर लेट गई और तभी उसे ऐसा लगा कि कोई चुपचाप उसकी तरफ आ रहा था। श्रेया ने ऊपर देखा तो उसके सामने जो इंसान था वो काव्या थी। उसके हाथों में एक ट्रे थी। उसने श्रेया को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। ये देखकर श्रेया एकदम अनकंफर्टेबल हो गई। श्रेया ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? काव्या बोली, श्रेया, आज जो भी हुआ मैं यहाँ पर उसके लिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ। वो मेरी गलती थी। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। श्रेया ने शक की नजरों से काव्या को कुछ सामान ट्रे से नीचे रखते हुए देखा। उसके बाद काव्या मुस्कुराकर बोली, श्रेया, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बनाई है। तुम ऐसा समझो कि मैंने माफी मांगने के लिए तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। ऑफ कोर्स श्रेया ऐसी किसी चीज को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करने वाली थी जो काव्या ने उसे दी हो। मानो काव्या श्रेया के दिमाग में जो चल रहा है वो समझ गई हो। वो तुरंत बोली, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम शायद मेरे हाथ से बनी चाय नहीं लेना चाहती। चिंता मत करो, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। अगर मैं घर पर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की हिम्मत करूंगी तो खुद अपनी मौत को इन्विटेशन दे रही होंगी। श्रेया बोली, फिर भी छोड़ो, हमें एक दूसरे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबा दिया। उसे याद आ गया कि कबीर की बुआ मिस निम्रत ने उसे क्या कहा था। वो बड़े आराम से बोली, आई एम सॉरी श्रेया, तुम क्या चाहती हो कि मैं और क्या करूं? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं डेफिनेटली आगे से अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी बाजू अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसे पूरी तरह ठीक होने में शायद 1 महीना लग जाएगा। मैं बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ। अगर कबीर को सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं भी उसे अब और परेशान नहीं करूंगी। और रही बात इस बच्चे की, तो मैं बस एक बार कोशिश करके देखना चाहती हूँ। अब जब तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि कबीर के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मुझे यहाँ पर रहने दो और ऐसा समझ लो कि तुम मुझे हार मानने का मौका दे रही हो। श्रेया ने काव्या की तरफ देखा। बेशक उसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वो बस ये सोच रही थी कि ये काव्या अब आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। श्रेया अब उससे लड़ने में अपना एक भी सेकंड और बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एक बार उसकी बाजू ठीक हो जाए तो कबीर डेफिनेटली उसे यहाँ से भेज देगा, चाहे उसका जाने का मन हो या ना हो। इसीलिए श्रेया बस इतना ही बोली, ठीक है, तो फिर हम लोग तब तक शांति से रहेंगे। आई होप कि हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। काव्या मुस्कुराकर बोली, अगर ऐसा करने से तुम मुझसे नाराज नहीं रहोगी तो ठीक है। अच्छा, मैं ये चाय यहाँ पर छोड़ रही हूँ, अच्छे से आराम करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। काव्या को वहाँ से जाते हुए देखकर श्रेया ने टेबल पर रखी हुई चाय की तरफ देखा। उस दिन शाम को कबीर भी जल्दी घर वापस आ गया। श्रेया उस वक्त अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। कबीर पीछे से वहाँ पर पहुंच गया। श्रेया बहुत ही थकी हुई और बीमार सी लग रही थी। कबीर ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। श्रेया एकदम से चौंक गई और फिर हैरान होकर बोली, ओह, तुम तो आ गए। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत नींद आ रही है। उसने उसके हाथ से वो स्क्रिप्ट छीन ली और बोला, चलो अभी के अभी जाकर सो जाओ। श्रेया ने अपनी आंखें मसलते हुए धीरे से कहा, हाँ, मैं बस अभी सो जाऊंगी। क्या तुम आज एरिक के साथ नहीं थे? कबीर बोला, मुझे थोड़ा काम था। अपना काम खत्म कर लेने के बाद मैं उसके साथ खाने पर गया था। श्रेया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कबीर से कहा, इधर आओ, इधर मेरे पास बैठो। कबीर ने लाचार होकर श्रेया की तरफ देखा, जो कि ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने अभी अभी उससे सोने जाने का वादा किया ही नहीं था। अपना सिर हिलाते हुए कबीर उसके पास आ गया। जैसे ही वो बैठा, श्रेया ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसने उसे हक कर लिया और फिर थकी हुई आवाज में धीरे से बोली, मेरा सच में हिलने का ना जरा सा भी मन नहीं कर रहा है, और तुम मेरे प्यारे टेडी बियर हो, और इसीलिए मेरा और भी ज्यादा मन नहीं कर रहा है। श्रेया ने बड़े आराम से अपना सिर कबीर की छाती पर रखा हुआ था। उसे इतना अच्छा फील हो रहा था कि उसका जरा सा भी हिलने का मन नहीं कर रहा था। कबीर ने चिढ़कर पूछा, तुम्हारा टेडी बियर कौन है? श्रेया बोली, क्या हुआ? मैं बस तुम्हें हक करना चाहती हूँ। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, चलो कमरे में चलते हैं और आराम से हक करते हैं। श्रेया जल्दी से बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कबीर ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तो बस इतना कहा कि एक दूसरे को हक करते हैं, तुम क्या सोच रही हो? श्रेया बड़बड़ाते हुए बोली, मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैंने क्या कहा? कबीर बोला, अच्छा ठीक है, चलो चलकर नहा लो। श्रेया बोली, नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे बस जाकर सोना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कबीर ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और बोला, अच्छा हिलो मत, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। श्रेया ने हैरान होकर कहा, क्या? कबीर ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। श्रेया बोली, हे रुको, मैं इस वक्त गंदी हूँ, मैं खुद नहा लूंगी, मैं अभी के अभी जाकर नहाती हूँ। कबीर बोला, बस बहुत हो गया, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम कहाँ से गंदी हो? इसमें कुछ गंदा नहीं है, अब हिलना बंद करो। हालांकि कबीर ने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी श्रेया नहीं चाहती थी कि वो उसे इस वक्त हाथ लगाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, श्रेया जल्दी से अंदर भाग गई और वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हुए कबीर से बोली, मैं खुद नहा लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। कबीर बस उस बंद दरवाजे को देखता रहा, वो वहीं पर रुक गया।
उसने कुछ देर तक सोचा और फिर वहीं पर रुकने का फैसला किया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, कुछ देर बाद उसे पानी के बहने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन और किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। वो नहीं जानता था कि श्रेया क्या कर रही है। कबीर ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा, श्रेया तुम क्या कर रही हो? अंदर से अभी भी कोई आवाज नहीं आई। कबीर ने तुरंत एक मेड से वॉशरूम की चाबी मंगवाई और उसे वहां से भेज दिया। उसके बाद उसने दरवाजा खोला। बेशक जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि श्रेया बाथ टब के अंदर आराम से सो रही थी। कबीर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसने दरवाजा बंद किया, एक तौलिया लिया और जल्दी से उसे उसमें लपेट दिया। उसके बाद वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जाने लगा। तभी श्रेया ने नींद के नशे में अपनी आंखें खोली और कबीर की तरफ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कबीर बोला, बुद्धू तुम सो गई थी। श्रेया ने पूछा, क्या सच में? आज मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। आज मैंने बहुत काम किया है और मैं सच में बहुत बुरी तरह थकी हूँ। कबीर उसे बाहर कमरे में ले आया और उसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। श्रेया बोली, मैं खुद पोंछ लूंगी। कबीर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम बस हल्ला बंद करो और शांति से यहाँ पर बैठ जाओ। उसके बाद उसने एक दूसरा टॉवल लेकर श्रेया को अच्छे से पोंछ दिया। वो इतने ध्यान से ये सब कर रहा था कि उसने श्रेया की एक उंगली को भी अच्छे से साफ किया। उसके बाद उसने श्रेया के कपड़े लिए और उसे धीरे धीरे पहनाने लगा। उसे कपड़े पहनाते हुए वो बोला, अगर तुम इतनी ज्यादा थक गई हो तो कल घर पर ही रहो और आराम करो। श्रेया बोली, ऐसा नहीं हो सकता, कल मुझे शूटिंग पर जाना होगा, मैं अपनी वजह से पूरे क्रू को इंतजार नहीं करवा सकती। कबीर कुछ कहना चाहता था, लेकिन श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने ये तुमसे ही सीखा है, एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस वक्त पूरा प्रोडक्शन क्रू मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं सिर्फ किसी छोटी सी बात के लिए अचानक से छुट्टी कैसे ले सकती हूँ? कबीर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस श्रेया का माथा चूम लिया और उसके बाद उसकी शर्ट की बाजू के बटन बंद कर दिए। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और उसे किसी छोटे बच्चे की तरह फील हो रहा था। ये एक बहुत ही प्यारी फीलिंग थी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। असल में उसने कभी भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना था कि शादी के बाद किसी औरत का हस्बैंड उसे इतने प्यार से रखता हो। श्रेया ने ऐसी कहानियां जरूर सुनी थी जहाँ पर एक वाइफ किसी दिक्कत की वजह से कुछ नहीं कर सकती और फिर उसका हस्बैंड बाकी की सारी जिंदगी उसका ख्याल रखता है। वो सच में उन लोगों की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन कबीर के जैसा एक हस्बैंड जो हर हाल में अपनी वाइफ की एक बच्चे की तरह परवाह करता था, ये सच में बहुत ही प्यारा एहसास था। वो इतना ज्यादा स्वीट था कि श्रेया को ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में मिठास घुल गई है। बुरे वक्त में प्यार बढ़ जाता है, लेकिन अच्छे वक्त में आपको ये पता चलता है कि ये एक इंसान आपके लिए कितना सीरियस है। कबीर की तरफ देखते हुए श्रेया यही सोच रही थी। उसके गीले बालों को देखते हुए कबीर ने ब्लो ड्रायर उठाया और धीरे धीरे श्रेया के बालों में हाथ फेरते हुए उसे ड्रायर से उन्हें सुखाने लगा। श्रेया बोली, मैं खुद कर लूंगी, अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो डेफिनेटली तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कबीर ने पूछा, मेरा मजाक उड़ाएंगे? वो क्यों? श्रेया बोली, हाँ, महान कबीर कपूर किसी की ऐसे सेवा जो कर रहे हैं। कबीर बोला, तुम कोई भी नहीं हो। श्रेया का दिल ये सुनते ही तुरंत पिघल गया। वो बोली, लेकिन मुझे भी शर्म आ रही है। कबीर ने पूछा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? श्रेया बोली, वो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे कहे। उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो इस तरीके से कबीर को अपना ख्याल रखने दे रही है। वो बहुत ही बड़ा पाप कर रही है। एक इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट होने के नाते वो हर रोज ऑफिस में इतनी सारी चीजों से डील करता था, लेकिन वापस घर आने के बाद वो फिर भी इस तरह से श्रेया का ख्याल रखता था। बाहर जब से कबीर घर पर आया था तब से काव्या उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर आते ही सीधा श्रेया के पास चला जाएगा। उसे इस तरीके से एक दूसरे के साथ देखकर काव्या का दिमाग खराब हो जाता था। ये उसकी आंख का कांटा बन गया था, लेकिन काव्या को सच में यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये श्रेया, इसने सच में कबीर कपूर को खुद को नहलाने के लिए कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने पैरों पर चल तक कर नहीं गई। ये औरत सच में एकदम बेशर्म थी। कबीर कपूर ने भला किसी की ऐसी सेवा कब की थी और उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या श्रेया ये बात जानती थी कि उसके सामने कबीर कपूर है? वो इंसान जिसके हाथ में कपूर फैमिली की पावर है और जो खुद कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कबीर के साथ इस तरीके से पेश आने की? काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही वो बहुत उदास भी थी। उसे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कबीर किसी काम का नहीं है। ये श्रेया के साथ इतने अच्छे से कैसे पेश आ सकता था? जब वो लोग साथ में थे तब उसने कभी उसका ख्याल ऐसे क्यों नहीं रखा? काव्या बहुत देर तक चुपचाप उन दोनों को देखती रही और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। जब उसने निम्रत से फोन पर बात की तो उसने उसे सब कुछ बता दिया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। निम्रत बोली, श्रेया और कबीर हमेशा से ऐसे ही हैं। सब लोग जानते हैं कि कबीर श्रेया का बहुत ख्याल रखता है और उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस हद तक उसे पैम्पर करता है। तुम गुस्सा मत करो, एक बार तुम श्रेया को वहाँ से निकाल दो, उसके बाद वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही पेश आएगा। काव्या ने मन ही मन सोचा कि क्या सच में वो कभी उसके साथ ऐसे पेश आएगा? काव्या के दिमाग में अभी भी वही नजारा चल रहा था जो उसने आज देखा था। निम्रत आगे बोली, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? वो लड़की स्मृति जो अभी तक श्रेया के पीछे पड़ी हुई है, वो शायद कल भी श्रेया के साथ शूटिंग पर जाएगी। काव्या बोली, हाँ मुझे याद है। निम्रत बोली, सही कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो और श्रेया के साथ लड़ाई मत करो। उससे बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी और का इस्तेमाल करना, जैसा कि इस वक्त निम्रत कर रही थी। उसे मिसेस कविता पसंद नहीं थी, लेकिन वो कभी उनसे सीधे मुंह नहीं लड़ सकती थी, बल्कि मिसेस कविता को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले बहुत सारे लोग थे। काव्या ने अपना फोन नीचे रख दिया और उसके बाद सामने देखते हुए वो बड़बड़ाते हुए बोली, स्मृति, हाँ सही कहा। नवी के घर वापस आने के बाद हर्षवर्धन ने उससे पूछा, एरिक की वो बेटी क्या आज तुम्हारे स्टूडियो में गई थी? नवी बोली, हाँ
क्या तुम एरिक को जानते हो? हर्षवर्धन बोला, हाँ, मैं कल एरिक से प्रेसिडेंशियल पैलेस में ही मिलने वाला हूँ। अब क्योंकि वो इंडिया में ही है तो मुझे उससे मिलना तो पड़ेगा ही। नवी ने पूछा, तो क्या वो कल प्रेसिडेंशियल पैलेस आ रहा है? हर्षवर्धन ने कहा, हाँ, वो बस काम की बात करने आ रहा है, तुम्हें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नवी बोली, तो फिर ठीक है। वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। अपने हाथ मुंह धोने के बाद वो बेड पर लेट गई और अपना लैपटॉप निकाल लिया। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई। अजय ने उसे मैसेज भेजा था, नवी, क्या तुम बात कर सकती हो? नवी बोली, मैं यही हूँ, बताओ क्या बात है? अजय ने लिखा, मैंने सुना है कि एरिक इंडिया आया है, इस बारे में मीडिया को कोई खबर नहीं है। नवी ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। अजय ने लिखा, एरिक अगले 2 दिनों में नेशनल बैंक्वेट को अटेंड करने वाला है। क्या तुम मुझे एक इन्विटेशन दिलवाने में मेरी मदद कर सकती हो? मैं एरिक का फैन हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नवी ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। अजय ने लिखा, ठीक है, मैं तो बस अपनी किस्मत आजमा रहा था। अगर तुम मेरे लिए ऐसा कर पाती तो बहुत बढ़िया होता। आखिरकार एरिक का इंडिया आना बहुत ही बड़ी बात है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, इस बारे में भूल जाना। यूं समझ लो कि मैंने कभी तुमसे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। इस बारे में बुरा फील मत करना। नवी ने रिप्लाई किया, मैं किसी से पूछने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन मैं नेशनल बैंक्वेट के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मैं असल में इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पूछती। अजय ने लिखा, हाँ, तुम बस एक बार पूछ लेना, मैं भी बस अपनी किस्मत ही आजमा रहा हूँ। क्योंकि उसने कभी नवी की मदद की थी, इसलिए नवी भी उसकी मदद करना चाहती थी। और तो और हमेशा से ही उसके मन में अजय का एक अच्छा इंप्रेशन था और वो हमेशा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, इसलिए कहीं ना कहीं नवी उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन नवी बस एक बार पूछने वाली थी। अगर कोई इन्विटेशन बचा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली बार बार नहीं कहेगी और ना ही कोई रिक्वेस्ट करेगी। वो इस बारे में श्योर थी कि वो किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाली। ये देख करके हर्षवर्धन बाहर ही था। वो उसके पास गई और पूछा, क्या एरिक नेशनल बैंक्वेट अटेंड करने वाला है? हर्षवर्धन ने कहा, हाँ। क्या लिंडा ने तुम्हें ये बताया? नवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे इस बारे में किसी और ने बताया। मेरे क्लासमेट्स में से एक मुझसे इस बारे में पूछ रहा था। वो एरिक का फैन है और वो उससे मिलना चाहता है, इसीलिए वो। हर्षवर्धन एकदम से जम गया। उसका हाथ लिखते लिखते रुक गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर नवी की तरफ देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन नवी को ऐसा लग रहा था कि उसकी नजरों में एक अजीब सी धमकी है। नवी ने पूछा, क्या हुआ? मैं बस पूछ रही थी। मैं समझ सकती हूँ कि इस तरीके से बैंक्वेट में आम लोगों का आना अलाउड नहीं होता। मैं चलती हूँ। हर्षवर्धन बोला, 1 मिनट रुको। नवी वहीं पर रुक गई। हर्षवर्धन जो लिख रहा था उसने वो जारी रखा और ऊपर नहीं देखा। वो बोला, लिंडा को बता देना, उसे कह देना कि मैंने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें एक इन्विटेशन दे दे। नवी को नहीं लगा था कि हर्षवर्धन सच में उसके लिए मान जाएगा। वो अभी भी हैरान थी। वहां से जाने के बाद उसने अजय का एक मैसेज देखा और उसे रिप्लाई करते हुए कहा कि वो उसे कल इन्विटेशन दे देगी। अजय बहुत एक्साइटेड हो गया और नवी का वो बहुत शुक्रगुजार था। उसने तुरंत लिखा, तुमने सच में ऐसा कर दिखाया, थैंक यू सो मच नवी। मैं बस कोशिश करके देखना चाहता था, तुम्हें मेरी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्लीज मेरी वजह से कोई मुसीबत मत उठाना। नवी ने लिखा, सब ठीक है, मैं तो बस कोशिश ही कर रही थी। लेकिन हर्षवर्धन ने बड़ी आसानी से हाँ कह दिया। उधर दूसरी तरफ अजय ने अपने फोन पर वो मैसेज देखा और फिर उसके साथ जो औरत बैठी थी उससे बोला, देखा? वो औरत बोली, वाह, ये तो सच है, मैडम प्रेसिडेंट ने सच में तुम्हारी मदद की, तुम कमाल के हो। अजय ने अपना फोन साइड में फेंकते हुए कहा, मैं जानता था कि स्कूल टाइम से ही ये मुझे लाइक करती है, लेकिन हमारे स्टेटस का फर्क बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच में ये अब मैडम प्रेसिडेंट बन गई है। तो अब जब मैं इसे यूज कर सकता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं ये मौका बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर ही अंदर अभी भी मुझसे प्यार करती होगी। वो औरत बोली, वाह, तो फिर क्या तुम मिस्टर प्रेसिडेंट की वाइफ को उनसे चुरा रहे हो? अजय बोला, बेशक नहीं, मैं बस अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जब मेरे पास एरिक से मिलने का मौका है तो शायद मैं उसे अपनी कंपनी में थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लूँ। इसके बाद जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कम से कम उसमें इतना तो पक्का हो जाएगा कि हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने